तो नमस्ते सभी को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास है हमारी विशेषण टॉपिक पर आधारित। और विशेषण के बारे में सभी जानते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हों वे क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश। अब आकाश क्या है? आकाश संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि आकाश का जो रंग है वह कैसा है। तो आकाश का जो रंग है वह नीला है। छोटी लड़की, लड़की के आकार के बारे में बताया जा रहा है कि लड़की का जो आकार है वह छोटा है। दुबला आदमी, ये व्यक्ति के जो गुण दोष दशा अवस्था है उसके बारे में बता रहा है कि आदमी जो है वह दुबला है। और कुछ पुस्तकें ठीक है, ये जो है ये पुस्तकों के बारे में बताया जा रहा है कि पुस्तकें कितनी हैं कितनी नहीं हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे संख्या नहीं दी गई, वो हम इनके भेदों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कुछ पुस्तकें किस प्रकार का विशेषण है। में क्रम से जो नीला है, छोटी है, दुबला कुछ शब्द विशेषण है जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये जो शब्द है नीला ये तो विशेषण है। और ये जो शब्द है आकाश, ये क्या है? आकाश क्या है? आकाश विशेष्य शब्द है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और जो विशेषता है वह क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये तो क्या हो गया? विशेषण, और ये विशेष्य हो गया। दुबला विशेषण और आदमी विशेष्य हो गया। ठीक है, अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। इनमें आकाश, लड़के, आदमी, पुस्तकें क्या हैं? विशेष्य शब्द हैं। आगे विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे इसको भूल जाओ आप, विशेषण 5 प्रकार के नहीं होते। विशेषण के मुख्य रूप में 4 ही प्रकार होते हैं। वो इसमें जब भी आएगा वो पांचों प्रकार हम बता देंगे कि वो कौन से प्रकार का है। विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। एग्जाम में आता है, ऑप्शन में 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 3 भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको 5 तो कतई नहीं करना है। ठीक है, विशेषण के भेद 4 करने हैं आपको। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। विशेषण के केवल 4 ही भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, या जिसको सार्वनामिक भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला भेद है इसका गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, उनके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध करवा रहे हैं। ये शब्द काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक। ठीक है, वह तो देसी आदमी है, देसी मिठाइयाँ हैं। ठीक है, जो भी है, छोटा आदमी, अभी अभी एक एग्जाम्पल आया था, छोटी लड़की, भला आदमी, पुराना कपड़ा, ठीक है, काला घोड़ा, ये सब क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है संख्यावाचक विशेषण में, जैसे एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास
कक्षा में 20 छात्र छात्राएं हैं या 20 छात्र हैं या 20 विद्यार्थी हैं, जो भी लिखेंगे 20 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे जो 20 छात्र है ये संख्या का क्या निश्चित बोध करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक वे जो निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, छात्रों की निश्चित संख्या है कि 20 छात्र हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक वाक्य और लिखे हम कि सड़क पर कुछ लोग झगड़ रहे थे। सड़क पर कुछ लोग झगड़ रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोग, अब जितने भी लोग थे उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या का अभी हमें निश्चित बोध नहीं है। हमें कुछ व्यक्ति दिखाई दिए और हमने कहा कि कुछ लोग झगड़ रहे। यहाँ पे जो लोग थे, झगड़ने वाले व्यक्ति थे, उनकी संख्या का हमें निश्चित बोध नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तथा दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अर्थात उनको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन अभी गिना नहीं है उन लोगों को, तो अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। इस प्रकार से दो भेद हो गए संख्यावाचक विशेषण के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कितने भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब इस प्रकार से एग्जाम में आएगा कि कक्षा में 20 छात्र हैं में कौन सा विशेषण है। उसमें आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आपको क्या करना है, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक होते हैं और जिनको माप तोल सकते हैं वे परिमाणवाचक होते हैं। इनमें कुछ शब्द सेम से आएंगे, लेकिन हम जिनको गिन सकते हैं संख्यावाचक में चला जाएगा और जिनको माप तोल सकते हैं वो परिमाणवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 4 भेद हैं। गणनावाचक, जिनकी गणना की जा सके, जैसे 1 2 3। क्रमवाचक, क्रम से, जैसे पहला व्यक्ति है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, ये क्रमवाचक हो गया। और ये आवर्तीवाचक, आवर्ती, दुगुना तिगुना चौगुना। ठीक है, और समुदायवाचक, दोनों तीनों चारों, ये समुदायवाचक हो गए। ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। वाक्य में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति आ जाएंगे। भाई वह पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति था जो भारत का प्रधानमंत्री बना, तीसरा प्रधानमंत्री बना, वह दूसरा प्रधानमंत्री बना। ठीक है, यह क्रमवाचक हो गया और उसने उससे दुगुना धन लूट लिया। ठीक है, तो दुगना चौगुना ये सब आवर्तीवाचक में आ जाएंगे। और ये दोनों, हम दोनों, तीनों, चारों, ये किस में आ जाएंगे, समुदायवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, अब अनिश्चित संख्यावाचक, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था आपके सामने, कुछ वाला, कुछ लोग। अब इन लोगों को हम गिन सकते हैं, तो गिनने वाले सब किस में आएंगे, संख्यावाचक में। लेकिन यहाँ पे संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित बोध हो रहा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में चले जाएंगे। कई आदमी, सब लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग और थोड़े से आदमी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े शब्द में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पानी, थोड़ी चीनी। ये शब्द आ जाएंगे तो ये किस में चले जाएंगे, ये परिमाण में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े पन्ने, जैसे कोई बुक है उसके थोड़े पन्ने फट गए हैं या थोड़े पन्ने ही पढ़ने बाकी हैं। आपने भी सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो आपके भी बस थोड़े से पन्ने बाकी हैं और 5 फरवरी से पहले पहले वो सभी पन्ने आपको याद हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट भेद है इसका परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ के निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद किए जा सकते हैं, यथा जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 मीटर कपड़ा, भी दर्जी के पास से 2 मीटर कपड़ा लिया, 5 किलो,
रामू की गाय 5 किलो दूध देती है या 7 लीटर दूध देती है। ठीक है, वैसे दूध की मात्रा जो होती है वो लीटर में ही होती है, और 5 किलो में चीनी जो भी है, गुड़, आम आदि चीज़ें हम लगा सकते हैं 5 किलो। ये सब क्या हो गए, निश्चित परिमाणवाचक, ये मात्रा का निश्चित बोध करवा रहे हैं। ठीक है, ये तौल की मात्रा का, ये नाप की मात्रा का। अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा, यहाँ पे भी देखो थोड़ा शब्द है और यहाँ पे भी थोड़ा शब्द है, लेकिन दोनों वाक्य के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। ठीक है, वाक्य में हम पहचान जाएंगे, जैसे थोड़ा पानी मिलेगा, थोड़ा दूध मिलेगा, तब तो किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में है। ठीक है, अब बहुत लोग आ गए, बहुत लोग आ गए तो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा, और बहुत सारा आ गया तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में। उसने बहुत सारा भोजन कर लिया। ठीक है, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, ये किस में आ जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में। अभी इन दोनों में मैंने अंतर बता ही दिया है, जिनको गिन सकते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा, और जिसको नाप तोल सकते हैं वह अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। और नेक्स्ट है, और इसका अंतिम भेद है, भेद नंबर 4, संकेतवाचक विशेषण, और इसी का जो नाम है, इसी का नाम है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण भी आ सकता है और संकेतवाचक विशेषण भी आ सकता है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद, यहाँ पे क्या है, गेंद, गेंद क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। संज्ञा शब्द से पहले, संज्ञा शब्द की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द से प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा शब्द से प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है, उस पुस्तक को मत पढ़ो। पुस्तक क्या है, पुस्तक संज्ञा है, और संज्ञा शब्द से पहले आने वाला सर्वनाम शब्द होता है वह सार्वनामिक विशेषण होता है। वह कौन गा रही, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा शब्द की जगह प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वह संकेत कर रहा है, वह जो शब्द हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इन वाक्यों में इस, उस, वह आदि संकेतवाचक विशेषण है। और ये देखो जो पांचवा भेद दिया गया है, जो कुछ विद्वान इसको मानते हैं, लेकिन विशेषण के केवल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं ये अच्छे से मन में बिठा लें, केवल 4 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण ये गुणवाचक विशेषण का ही उपभेद है, इसको इनमें काउंट नहीं किया जाता है। अब इसको देख लेते हैं, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो जोधपुरी जूती, जोधपुरी जूतियाँ, जूतियों के बारे में बताया गया है, तो ये तो किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। बनारसी साड़ी गुणवाचक विशेषण, कश्मीरी सेब गुणवाचक विशेषण, बीकानेरी भुजिया गुणवाचक विशेषण। इन वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, छोड़ो इनको। ये सब क्या है, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कुछ विद्वान एक और विभाग इसका विशेषण का उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हरेक। प्रत्येक, हरेक किस में चला जाएगा, ये प्रत्येक, हरेक संख्यावाचक में। ठीक है, ये कोई नहीं है, कुछ विद्वान हैं जो मान लेते हैं इन शब्दों के आधार पर इनके भेद, लेकिन इनके मुख्य भेद केवल 4 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। इतना ही याद करना है आपको, कोई 5 भेद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा भेद नहीं है। ये सब सारे जो हैं, ये अगर एग्जाम्पल आ भी जाएँ तो आपको कहीं पे भी कोई ऑप्शन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सीधा किस में करना है, गुणवाचक विशेषण में।
अब आगे आता है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। तुलना की जाए, अवस्था के 3 प्रकार होते हैं और ये अवस्था के 3 प्रकार किसके होते हैं? केवल गुणवाचक विशेषण के। इतना ध्यान रखना है आपको, केवल गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था होती है, एक उत्तर अवस्था होती है, एक उत्तम अवस्था होती है। मूल अवस्था जिसकी सामान्य स्थिति का बोध होता है। उत्तर अवस्था के लिए दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। और उत्तम अवस्था जिसमें सब में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा जो बताया जाता है, सब में से किसी एक को उत्तम बताया जाता है, वह उत्तम अवस्था होती है। ठीक है, अब देखते हैं मूल अवस्था जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, सीता मधुरे गाती है, सीता मधुरे गाती है। ये क्या है? ये सामान्य अवस्था का बोध हो रहा है, ना किसी से, यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जा रही, केवल गाने की विशेषता बताई जा रही है कि सीता मधुर गाती है, राम अच्छा लड़का है। अगर इसी वाक्य को बदल दिया जाए, राम जो रहीम है यह मोहन से अच्छा है। जो रहीम है वह मोहन से अच्छा है। मोहन से अच्छा, किसी दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो जाएगी तो ये इसकी उत्तर अवस्था हो जाएगी। और रहीम सबसे अच्छा है, सभी में उसे अच्छा बता दिया जाएगा तो वह उसकी उत्तम अवस्था हो जाएगी। ठीक है, सीता मधुर गाती है, मूल अवस्था है। सीता गीता से मधुर गाती है, उत्तर अवस्था है। और सीता सबसे मधुर गाती है, वह उसकी उत्तम अवस्था हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा है, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विशेषता बताई जाए, सामान्य स्थिति का बोध हो, मूल अवस्था है, और दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में तुलना हो, उत्तर अवस्था हो, और सब में तुलना हो कि श्रेष्ठ बताया जाए, उत्तम अवस्था है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर अवस्था जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, मैंने यहाँ पे बता ही दिया था। प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठ तर है। तो उत्तर अवस्था में तो किसका प्रयोग होता है? तर का। और उत्तम अवस्था में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तम प्रत्यय का। उत्तर अवस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग होता है और उत्तम अवस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे लघुतर और लघुत्तम, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। ठीक है, उच्चतर उच्चतम। इस प्रकार से तर और तम प्रत्यय के प्रयोग से इनकी उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था बनती है। उत्तम अवस्था जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वह उत्तम अवस्था होती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, किसी से भी तुलना नहीं की गई है कि कौन से राजा से अच्छा है, किसी भी शासक से। अकबर को ही महान बता दिया गया है कि अकबर सबसे अच्छा है, या किसी व्यक्ति का नाम है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, अर्थात सबसे अच्छी छात्र है कौन? रजिया। सब में से तुलना करके उसे श्रेष्ठ बता दिया गया है, तो ये इसकी उत्तम अवस्था हो जाती है। अगला है आगे अवस्था परिवर्तन। मूल अवस्था के शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगाकर शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे उच्च मूल अवस्था है तो इसमें तर प्रत्यय लगा देंगे और इसमें तम प्रत्यय। तर प्रत्यय लगाने से उत्तर अवस्था हो जाएगी और तम से उत्तम अवस्था। जैसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तर और श्रेष्ठ तम। तिरु में तिरुत्तर हो जाएगा उत्तर अवस्था तो, और उत्तम अवस्था तिरुत्तम हो जाएगा। अच्छा ये मूल अवस्था है, अच्छा है, उसकी तुलना की जाएगी कि उससे अच्छा है, और उत्तम बताने के लिए सब में से तुलना की जाएगी कि सबसे अच्छा है, ऊंचा है, उससे ऊंचा है, और सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये उत्तम अवस्था हो जाएगी। अब विशेषण की रचना किन किन शब्दों से होती है? जैसे हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी। भाववाचक संज्ञा जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अवयव से और विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है।
उसी प्रकार से विशेषण शब्दों की भी रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के द्वारा होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों से विशेषण की रचना होती है। जैसे संज्ञा से विशेषण किस प्रकार से बनते हैं? प्यार से क्या बन गया? प्यारा बन गया। प्यार से प्यारा। अब प्यार क्या है? भाववाचक। समझने की चीज यहाँ पे है कि ये जो सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, ये आपको संज्ञा से है, लेकिन कौन सी संज्ञा से? एग्जाम में सीधा सा प्रश्न नहीं आता है, बहुत घुमा फिरा के आता है कि इनमें से, जैसे समाज पूछ लिया, निम्नलिखित विशेषण शब्दों में जातिवाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द कौन सा है? जिसमें प्यारा भी दे देंगे, पुष्पित, स्वर्णिम भी दे देंगे, धनी भी दे देंगे, जो भी है। लेकिन प्यार जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है। प्यार भाववाचक संज्ञा है, तो प्यारा भाववाचक संज्ञा से बना है और सामाजिक, समाज जातिवाचक संज्ञा से बना है। ऐसे समझ में आ रहा है ना? ये जो प्यारा है भाववाचक संज्ञा से है और सामाजिक जो है जातिवाचक संज्ञा से है। पुष्पित भी जातिवाचक संज्ञा से है, स्वर्णिम जातिवाचक संज्ञा से है, जयपुरी व्यक्तिवाचक संज्ञा से है, धनी धनी जातिवाचक संज्ञा से है, भारतीय व्यक्तिवाचक संज्ञा से है, रंगीला रंग जातिवाचक संज्ञा से है, श्रद्धा श्रद्धालु 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 जातिवाचक संज्ञा से है, चाचा चचेरा जातिवाचक संज्ञा से है, विशेला जातिवाचक संज्ञा से है, बुद्धि भाववाचक संज्ञा से बना है, बुद्धिमान, गुण जातिवाचक संज्ञा से गुणवान बना है, और दूर दूरस्थ, वैसे दूर यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, दूर अव्यय है और दूरस्थ हो जाएगा इससे, दूर अव्यय है और अव्यय से दूरस्थ बन जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था इसको। कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे पीछे बाहर ऊपरी नीचे दूर, ये सब क्या हो जाएंगे? दूर निकट, ये सब अव्यय है। अब सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है? यह शब्द सर्वनाम है, यह से बन जाएगा ऐसा, जो से बन जाएगा जैसा, मैं से बन जाएगा मेरा, तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, कौन से कैसा। जैसे कैसा लड़का है, कौन क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम से पहले अगर आ जाएगा वह कौन लड़का जा रहा है, वह कौन है, तब तो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्रिया से विशेषण किस प्रकार बनता है? भागना क्रिया से क्या बन गया? भगोड़ा। वह तो भगोड़ा है, उसकी विशेषता बता दी, गुणवाचक विशेषण बन गया। लड़ना से लड़ाकू हो गया और लूटना से लुटेरा हो गया। अवयव से विशेषण किस प्रकार से बनते हैं? जैसे आगे से अगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, ठीक है। तो ये सब किससे बन गए? अवयव से विशेषण। इस प्रकार से विशेषण की रचना होती है और ये हमारा विशेषण का टॉपिक आज समाप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनके बाद जो उनका टेस्ट लिया जा रहा है, उस टेस्ट को भी सभी आराम से, कितना कुछ समझ में आ रहा है, उस टेस्ट को भी सभी अटेंड करें। और अब हम प्रत्येक टॉपिक की टेस्ट सीरीज ऐप में लगाने जा रहे हैं, जो NCERT RBSC बेस पर आधारित होगी और पेपर आपका वहीं से बनना है, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। उसको ज्वाइन जरूर करना। धन्यवाद।